तो देखो स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कस करना है हेनरीज लॉ, जो आपको दिया है क्लास 12 में, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में। तो हेनरी एक साइंटिस्ट का नेम है, वो हमें देख के ही पता चल जाता है। हेनरीज लॉ किसके लिए है वो पहले हम समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, कोई एक बीकर में आपने लिक्विड सॉल्वेंट लिया है। समझना बात को कि कोई एक बीकर में आपने लिक्विड सॉल्वेंट लिया है और जब यही बीकर में आप कोई गैस सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो, तब वो कितना डिसॉल्व होगा वो हमें हेनरीज लॉ से पता चलता है। ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, जो गैस डिसॉल्व होगा लिक्विड सॉल्वेंट में, इनका क्वांटिटेटिव रिलेशन वो हमें हेनरीज लॉ से पता चलता है। तो कितना होगा डिसॉल्व, मैं आपको वो आगे बताऊंगा। चलो, यहाँ पे हम पहले हेडिंग लगा दिया है हेनरीज लॉ। तो जो भी थियरीज के पॉइंट्स है वो आपको ऐसे ही राइट डाउन करना है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखो, पॉइंट नंबर 1 जो मैंने आपको बताया कि हेनरी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट which gives a quantitative relation between pressure and solubility of gas in a solvent, liquid solvent, which is known as Henry's law. चलो, ये जो पूरी थियरी है, इनमें जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, इसको हम लेंगे मोल फ्रैक्शन के टर्म में। गैस की सॉल्युबिलिटी हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में लेने वाले हैं। ये पॉइंट नंबर 1 सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए। अभी हेनरीज लॉ है क्या? तो बहुत सिंपल लॉ है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस यानी मोल फ्रैक्शन x, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी गैस आपने डिसॉल्व किया है उनके पार्शियल प्रेशर के। सो ये इनका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। x क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और P होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो फिर से एक बार यहाँ पे बीकर में समझा रहा हूं। आपने यहाँ पे कोई लिक्विड ले लिया और इनमें आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो हमने x ले ली, मोल फ्रैक्शन। ये सॉल्युबिलिटी यहाँ पे जो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, P प्रोपोर्शनल x। जितना प्रेशर आप बढ़ाओगे उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जितना आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे इतना मोर गैस सॉल्युबल होगा। चलो, तो सेकेंड पॉइंट मैंने पूरा हेनरीज लॉ यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है, तो ध्यान से हेनरीज लॉ सुनना। द लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर वेरिएबल होगा तो सॉल्युबिलिटी भी आपकी चेंज होती जाएगी। सो हेनरीज लॉ गिवन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of solution.
सॉल्यूशन की सरफेस पे जो पार्शियल प्रेशर होगा, जो ये पार्शियल प्रेशर होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। चलो नीचे अभी मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको समझाता हूं। फिर यहाँ पे हमने दे दिया है कि इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन यानी x of a gas in the solution as the measure of its solubility, जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया था कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी सॉल्यूशन है उसकी सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन के टर्म में ले रहे हैं। देन इट कैन बी सेड दैट द मोल फ्रैक्शन यानी x in a solution is proportional to partial pressure of the gas over the solution, यानी P proportional to X। फिर से हमें यही पॉइंट नीचे दोबारा रिपीट करवाया है। देखो कि if the partial pressure of the gas in vapor phase is P is proportional to mole fraction of gas X in the solution, then it is expressed as P proportional to X। चलो इनको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो P इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल निकाल के मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH रखा, सो हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला मिल गया P इक्वल्स टू KH इंटू X। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। चलो सारे टर्म्स के बारे में यहां पे हम समझ लेते हैं। Where P equals to partial pressure of the gas। P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। चलो KH क्या है, तो KH को कहेंगे हम हेनरीज लो कांस्टेंट। KH हेनरीज कांस्टेंट है और X तो आपको पता ही है, मोल फ्रैक्शन इन टर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। गैस की सॉल्युबिलिटी को हमने X से इंडिकेट किया है। चलो स्टूडेंट्स, इनके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो एक बेसिक चीज मैं आपको यहां से समझाता हूं, सारे चैप्टर में आपको वो हेल्पफुल रहेगा, तो इसको कृपया नोट डाउन कर लीजिए। देखो कि आपको केमिस्ट्री के अंदर कोई भी चैप्टर ले लो, जब आपको ग्राफ प्लॉट करना है तब एक स्लोप इक्वेशन हम यूज करेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये वाली इक्वेशन में x और y जो ये है इसको हम कोऑर्डिनेट कहेंगे। कोऑर्डिनेट यानी एक्सिस, जो हम ऐसे प्लॉट करते हैं ग्राफ में। ये चीज लिख लेना, सारे चैप्टर्स में ये आपका यूजफुल रहेगा, ये y कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट। तो x और y तो आपको समझ में आ गया कोऑर्डिनेट से। m क्या है ये ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे m होता है स्लोप। तो m यहाँ पे आपको मिलेगा स्लोप, और जो c है इसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट। तो ध्यान से इसको नोट करिए स्टूडेंट्स, नोट डाउन कि जो c है वो है इंटरसेप्ट, और जो स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा यहाँ पे ऐसे मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे स्ट्रेट लाइन मैंने आपको दिखा दिया। तो सारी चीज यहाँ पे इंडिकेट करते, ये ग्राफ का जो स्लोप होगा
वो रहेगा m। ये जो यहाँ पे इंटरसेप्ट, ये आपका इंटरसेप्ट मिल रहा है c, तो ये है स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको इसी का यूज करके हेनरी लो का ग्राफ प्लॉट करवाता हूँ। सर इंटरसेप्ट हमेशा y एक्सिस पे ही कट करके लेना है? हाँ हाँ, स्ट्रेट लाइन में आपका y एक्सिस पे ही कट करेगा। चलो, और एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे आपको बताऊं, जो केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ आएंगे कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसा कोई ग्राफ दे दिया है, ऐसा, तो यहाँ पे जो आपका स्लोप रहेगा वो स्लोप आ जाएगा नेगेटिव, माइनस है, क्योंकि आपका ग्राफ y और x के कोऑर्डिनेट्स पे देखो तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे y की वैल्यू कम हो रही है, यानी आपका जो स्लोप मिलेगा वो आपको नेगेटिव मिलेगा। ये हम फोर्थ केमिकल काइनेटिक्स में ऐसे 2-3 ग्राफ है, तब वहां पे हम समझेंगे। चलो, तो इनको लिख लिया हो तो मैं अभी पॉइंट समझाता हूँ कैसे हमें हेनरी लो का ग्राफ प्लॉट करना है। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखो, मैंने आपको ग्राफ का इक्वेशन दे दिया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है p इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, तो इनके साथ आप क्या कर लो, कंपेयर कर लो। p इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो मैं +0 कर देता हूं। चलो, अभी आप कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को, तो आपको y कोऑर्डिनेट पे क्या मिल जाता है, प्रेशर ऑफ द गैस, x कोऑर्डिनेट पे क्या मिल जाता है आपको, मोल फ्रैक्शन। तो चलिए हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं अभी। ये आपका ग्राफ ऐसा रहेगा, ये y और ये x, ये मैंने 0। चलिए, y पे क्या दिया है, प्रेशर p, तो y पे मैंने लिख दिया पार्शियल प्रेशर। चलिए, x पे आपने लिया है मोल फ्रैक्शन, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन का ग्राफ मिल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। चलिए मुझे बताइए कि ये वाले हेनरीज इक्वेशन में इंटरसेप्ट कितना मिल रहा है, 0। तो आपका स्ट्रेट लाइन 0 में से ऐसे निकलेगा, ये 0, और यहाँ पे पॉइंट, एक्सपेरिमेंटल जब बनाओगे ग्राफ तो आपको यही लाइन पे ऊपर नीचे प्लस माइनस थोड़े हो सकते, ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। और जब इसका स्लोप निकालोगे आप, तो स्लोप का वैल्यू आपका होगा के एच इक्वल्स टू, तो ये हो गया हेनरीज लो का ग्राफ। यहाँ पे आप वैल्यू लिख सकते हो कि मोल फ्रैक्शन तो हमें पता है कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। यहाँ पे प्रेशर ले लो 1 atm, 2 atm, 3, 4, या बार में ले लो 1 बार, 2 बार। तो ऐसे हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 1 को ध्यान से लर्न कर लो, P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, वेर के एच इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट। देखो अभी कि जो भी गैस अपने पास है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, नाइट्रोजन है, सभी गैस के लिए केएच का वैल्यू डिफरेंट है। केएच का वैल्यू गैस के नेचर पे डिपेंडेंट होता है। वैल्यू ऑफ केएच इज फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस। सो जैसे गैस का नेचर चेंज होगा वैसे केएच की वैल्यू भी चेंज होगी।
ये दोनों पॉइंट देखो मैंने नीचे लिख दिए हैं, तो ध्यान से समझना। डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट कि दिस सजेस्ट दैट KH इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। KH गैस के नेचर पे भी डिपेंडेंट है, और ऑल्सो अगर कोई सेम गैस होगा, ध्यान से सुनिएगा, कि सेम गैस है आपके पास, तब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो KH की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फॉर द सेम गैस इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ KH ऑल्सो विल बी इंक्रीजेस। चलो अभी मुझे एक आंसर बताना। मेरे पास ये वाला इक्वेशन था ऊपर जो मैंने 1 दिया था, वो ऐसा कुछ था। चलो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, KH की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो बताओ सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। यस डिक्रीज होगी। क्यों, समझो। तो सॉल्युबिलिटी यानी x को नीचे ले जाओ, तो P इक्वल्स टू x, P अपॉन x इक्वल्स टू KH। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो सो KH का वैल्यू इंक्रीज होगा, और KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी x। सो KH का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो x का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो ये पॉइंट नीचे आपको पूरा समझाया है। So it is obvious from above equation that higher the value of KH at a given pressure, the lower is the solubility of the gas in the liquid. चलिए यहां तक ध्यान से एक बार देख लो। हेनरीज लॉ, सेवरल एप्लीकेशंस। सो हेनरीज लॉ के कुछ यूजेस यहाँ पे आपको गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हेनरीज लॉ के मेन 3 यूजेस है। फर्स्ट जो यूज है वो इंडस्ट्रियल यूज है, और बाकी के 2 यूजेस है वो बायोकेमिकल यूजेस है। इसलिए देखो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है फर्स्ट लाइन के इंडस्ट्रियल एज वेल एज बायोलॉजिकल फिनोमिना। तो तीनों 3 यूजेस को हम 1 बाय 1 समझते हैं। सो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 1 कि जो अपन कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करना होगा, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करने के लिए आपको जो सिलेंडर में से कार्बन डाइऑक्साइड आता है उनका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 आपको यही दिया है। कोल्ड ड्रिंक्स में हम हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं एंड देन आफ्टर सेल अ बोतल। तो देखो यहां पे आपको दिया है फर्स्ट यूज नंबर 1, to increase the solubility of carbon dioxide gas in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure. हाई प्रेशर पे हम बोतल को सील करेंगे तब मैक्सिमम CO2 उनमें डिसॉल्व होगा, तब वो सोडा वाटर बनेगा। चलो सेकेंड यूज, ये फर्स्ट यूज था वो इंडस्ट्रियल यूज है, सेकेंड और थर्ड यूज है वो बायोलॉजिकल यूजेज है। तो अभी मुझे यहाँ पे एक बात बताना, साइड में पहले हम लिखते हैं इसको। देखो ये है अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस का नीचे का लेवल, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो सी, रिवर सब होगा, और ये ऊपर का सरफेस। पॉइंट नंबर 1
टेल मी दैट कि इफ वी डाउन द अर्थ, अगर मैं अर्थ के नीचे जा रहा हूं, अंडर द वाटर, यहाँ पे आपको एक सीम है, इसके अंदर आप जा रहे हो, तो व्हेन वी गो डाउन द वाटर, अंडर द वाटर, व्हाट चेंज इन द प्रेशर? प्रेशर इंक्रीजेस। यस, कि अर्थ के नीचे जब जाते हो, अंडर द वाटर जाते हो, तो प्रेशर ऑलवेज इंक्रीज होगा, और जब आप ऊपर जाते हो, माउंटेन्स पे जाते हो, तब प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। आपने नोट डाउन किया होगा कि जब हम माउंटेन पे क्लाइंबिंग करते हैं तब थोड़ा हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर कम है, प्रेशर कम है, सो आपको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, इसीलिए आपको रेस्पिरेशन में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो अभी हमें दो यूज जो बायोलॉजिकल यूज देखने हैं, उनमें सेकेंड यूज अपना ये है, एक बार हम अंडर द वाटर जाएंगे और एक बार हम माउंटेन पे जाएंगे। तो सेकेंड यूज आपका अंडर द वाटर वाला है, थर्ड यूज आपका माउंटेन वाला है। तो पूरी स्टोरी आप पहले सुन लो, फिर हम लाइन टू लाइन समझते। तो देखो, व्हेन स्कूबा ड्राइवर गोज अंडर द वाटर, वो जब वाटर के अंदर जाते हैं, सो उसको हाई प्रेशर के साथ रहना पड़ेगा। हाई प्रेशर, चलो प्रेशर हाई है, सो जो रेस्पिरेशन में एयर जाएगा वो एयर का प्रेशर भी हाई रहेगा। एयर का प्रेशर हाई गया तो एयर में हमें पता है मैक्सिमम नाइट्रोजन 78% और बाकी ऑक्सीजन 21% रहते हैं। तो ब्रीथिंग में उन्होंने ले लिए। अभी वो सारा एयर ब्लड के अंदर जाएगा, फिर जब वो बाहर निकलते हैं सीने से, तब क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो हमारा यूजफुल गैस नहीं है, ऑक्सीजन तो अपना बॉडी के लिए यूजफुल गैस है। सो नाइट्रोजन धीरे धीरे बाहर निकलेगा और धीरे धीरे वो नर्व्स में से बाहर निकलेगा, तब वहां पे बबल्स बन जाएंगे और वो बबल्स के कारण बैंड्स क्रिएट होते हैं। और जो बैंड्स होते हैं ना कैपिलरीज में, वो काफी पेनफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं। तो ये हमें रोकना है, ये चीज को हमें रोकना है। तो हम क्या करते हैं, स्कूबा ड्राइवर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ डुबकी लगाते हैं। तो ये आपको पूरा सेकेंड यूज यहाँ पे दिया है। तो देखो ध्यान से, स्कूबा ड्राइवर्स मस्ट कोप विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैसेस while breathing at high pressure under the water. Increase pressure increase the solubility of atmospheric gas in the blood. देखो ब्लड के अंदर एटमॉस्फेरिक गैस जो होते हैं, वो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो अंडर दी वाटर गए हैं, अंडर दी वाटर गए हैं, इसलिए प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा है तो जो भी गैस सॉल्युबल होंगे वो ज्यादा मात्रा में होंगे। चलो अंदर तो चले गए, अभी बाहर निकालते हैं इसको। तो व्हेन द ड्राइवर्स कम टुवर्ड्स द सरफेस, वो जब सरफेस पे आते हैं, द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होगा, and these release the dissolved gas and leads to formation of bubbles of nitrogen in the blood. तो ब्लड में नाइट्रोजन के बबल्स बनते हैं और these bubbles blocks capillaries and create the medical condition known as bands. वो एक बैंड्स वाली कंडीशंस क्रिएट करते हैं। फिर देखो, विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। वो जो बैंड्स होते हैं ना, वो पेनफुल और डेंजरस होते हैं। ये चीज को हमें, ये जो बैंड्स है इसको अवॉइड करना है। तो टू अवॉइड दिस बैंड
as well as the toxic effect of nitrogen in the blood, we take tank of oxygen cylinders. हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज करते हैं, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है उसको डाइल्यूट किया हुआ होता है विथ हीलियम। ऑक्सीजन सिलेंडर में ओनली ऑक्सीजन गैस नहीं रहेगा, उसमें ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस हीलियम भी रहता है। तो आपको ऐसा प्रश्न होता होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ओनली ऑक्सीजन क्यों नहीं? तो देखो स्टूडेंट्स, अगर 100% ऑक्सीजन गैस होगा तो उनकी कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होती है, और प्योरली ऑक्सीजन गैस काफी हाईली रिएक्टिव गैस है। उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए हीलियम और नाइट्रोजन गैस इनमें डालते हैं। सो ऑक्सीजन सिलेंडर में 11.7% हीलियम होता है, 56.2% नाइट्रोजन होता है, और 32.1% ऑक्सीजन गैस रहते हैं। तो ये काफी बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, तो इनको भी एक नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं लास्ट यूज आपको समझाता। तो देखो हेनरीज का थर्ड यूज, तो मैंने बताया कि एक बार हम अंडर दी वाटर जाएंगे और एक बार हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे, माउंटेन्स पे जाएंगे। तो हमें पता है कि जब हम माउंटेन पे जाते हैं तब प्रेशर हो जाता है डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो एयर है वो अपनी बॉडी में कम जाएगी, कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, लो हो गई। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ब्लड में अगर लो हो जाती है, अगर कोई कारणोंसर ब्लड में ऑक्सीजन हमें कम मात्रा में मिलता है, तब जो अपना थिंकिंग पावर होता है वो कम हो जाता है, हम प्रॉपरली थिंक नहीं कर पाते हैं। और ये जो सिचुएशंस होती है, ये जो कंडीशंस होती है, इसे कहते हैं एनोक्सिया। ये कंडीशन को क्या कहते हैं, एनोक्सिया। तो इनका सॉल्यूशन भी क्या है, तो सॉल्यूशन ऊपर वाला ही है। हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना होगा। तो देखो तीसरा यूज लाइन टू लाइन समझते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड्स the partial pressure of oxygen is less than that the ground level। हाई लेवल पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। This leads to low concentration of oxygen in the blood and tissue of the people living at the high altitudes or climbers। Low blood oxygen causes climbers to become weak and unable to think clearly। Symptoms of this condition is known as anoxia, and avoid to these we use oxygen cylinder by dilute helium gas। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम हेनरीज लॉ को कंप्लीट करते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके जितने भी एग्जांपल्स है, जो भी इलस्ट्रेशन है, जो भी इंटेक्स के क्वेश्चंस है, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, वो सारे कैलकुलेट करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय सर।